हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर डोपामीन बाय थिबाउट म्यूरिस। यह किताब बताती है कि कैसे डोपामिन की सही समझ और नियंत्रण से हम अपनी आदतें, फोकस और जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब एक बात बताऊं, हम सबको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम आलस है या मोटिवेशन की कमी है या फिर टाइम मैनेजमेंट खराब है, लेकिन लेखक बहुत शांति से, बिना शोर मचाए, एक अलग ही जगह उंगली रख देते हैं। वो कहते हैं कि असली खेल मोटिवेशन का नहीं, डोपामिन का है। और यार, ये सुनते ही दिमाग में हलचल मच जाती है, क्योंकि डोपामिन शब्द हमने सुना तो है, पर उसे अक्सर खुशी से जोड़कर छोड़ देते हैं। लेखक शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि डोपामिन खुशी का हार्मोन नहीं है, बल्कि चाहत का, ड्राइव का, आगे बढ़ने की आग का केमिकल है। यानी आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाने के लिए बेचैन हो, कुछ शुरू करने की ऊर्जा महसूस कर रहे हो, वो डोपामिन है। किताब में एक लाइन है जिसे पढ़कर सच में रुक जाना पड़ता है, डोपामिन इज द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। अब इसका मतलब अगर सीधे दिल में उतारें तो समझ आता है कि डोपामिन हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। एक वीडियो देखा, फिर दूसरा चाहिए। एक रील देखी, फिर और स्क्रॉल करना है। एक लक्ष्य पूरा किया तो अगला तुरंत चाहिए। लेखक यहीं से बताते हैं कि आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये है कि हमारा डोपामिन सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? ज्यादा मोटिवेशन तो अच्छी बात है ना? यहीं पर पेंच है। लेखक समझाते हैं कि डोपामिन अगर बहुत आसानी से, बहुत बार, बिना मेहनत के मिलने लगे तो दिमाग असली कामों से ऊबने लगता है। जैसे मान लो कोई साधारण इंसान है, ऑफिस का काम, परिवार की जिम्मेदारियां, फोन की नोटिफिकेशन, रात को नेटफ्लिक्स, सुबह इंस्टाग्राम, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान बोलने लगता है, मन नहीं करता, फोकस नहीं बनता, थकान रहती है। लेखक कहते हैं, ये थकान असल में शरीर की नहीं, डोपामिन सिस्टम की है। किताब के पहले हिस्से में लेखक बहुत साफ तरीके से एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, डोपामिन बैलेंस। वो बताते हैं कि हर बार जब हम कोई आसान सुख लेते हैं, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया, पोर्न, वीडियो गेम, तो डोपामिन अचानक ऊपर जाता है और फिर उससे नीचे गिरता है। और जब वो नीचे गिरता है तो हमें वही चीज दोबारा चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छी है, बल्कि इसलिए कि अब नॉर्मल महसूस करने के लिए भी वही चाहिए। यहीं से लत बनती है, चाहे वो फोन की हो, खाने की हो या किसी आदत की। एक और लाइन है जो लेखक लिखते हैं, व्हेन प्लेजर बिकम्स चीप, मोटिवेशन बिकम्स एक्सपेंसिव। इसका मतलब बड़ा सीधा है, जब सुख बहुत सस्ता हो जाता है, यानी बिना मेहनत के मिल जाए, तब किसी भी मेहनत वाले काम के लिए मोटिवेशन बहुत महंगा पड़ने लगता है। पढ़ाई, एक्सरसाइज, काम, रिश्ते सब बोझ लगने लगते हैं और हम खुद को दोष देने लगते हैं कि हम कमजोर हैं, जबकि सच ये है कि सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इंसान नहीं। लेखक यहां पर एक बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि समाधान ये नहीं है कि आप खुद को और ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करो। समाधान ये है कि आप अपने डोपामिन इनपुट को कंट्रोल करो। यानी जो चीजें आपको तुरंत सुख देती हैं, उन पर लगाम लगाओ। सुनने में आसान लगता है, पर लेखक ईमानदारी से मानते हैं कि ये दर्दनाक है, क्योंकि दिमाग विरोध करेगा, बेचैनी होगी, खालीपन लगेगा। लेकिन यही खालीपन असल में रिकवरी की शुरुआत है। अब एक रिलेटेबल उदाहरण लेते हैं, जैसा किताब के मूड में है। मान लो एक आदमी है, नाम कुछ भी रख लो, जो दिन भर काम के बाद फोन पर घंटों बिताता है। शुरू में उसे लगता है कि वो रिलैक्स कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कि अब बिना फोन के बैठना मुश्किल है। किताब कहती है कि अगर वो इंसान कुछ समय के लिए जानबूझकर बोरियत को चुने, फोन दूर रखे, तो शुरुआत में दिमाग चिल्लाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही दिमाग फिर से साधारण चीजों में रुचि लेना शुरू कर देगा, जैसे किताब पढ़ना, टहलना, किसी से बात करना। यही डोपामिन रीसेट है। लेखक पहले अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि डोपामिन दुश्मन नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है।
वो कहते हैं कि डोपामिन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है, सपने देखने देता है, लक्ष्य बनवाता है। समस्या तब होती है जब हम इसे गलत चीजों से भर देते हैं। इसलिए पहला कदम है जागरूकता। अपने दिन को देखना, ईमानदारी से नोटिस करना कि कौन सी चीजें बिना मेहनत के सबसे ज्यादा सुख दे रही हैं और बदले में क्या छीन रही हैं। फोकस, शांति, संतोष। किताब यहां एक छोटा सा अभ्यास सुझाती है, बहुत साधारण लेकिन असरदार। लेखक कहते हैं कि एक दिन के लिए सिर्फ नोटिस करो, कुछ बदलो मत। बस देखो कि कब कब आप फोन उठाते हो, कब कुछ मीठा या जंक खाने का मन करता है, कब बिना वजह स्क्रीन खोलते हो। इस देखने की प्रक्रिया से ही दिमाग में हल्की सी दूरी बनती है। और यार, बदलाव हमेशा दूरी से ही शुरू होता है। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं जो दिल को चुभती है, यू डोंट लैक डिसिप्लिन, यू लैक क्लैरिटी अबाउट योर डोपामिन ट्रिगर्स। यानी समस्या अनुशासन की नहीं है, समस्या ये है कि आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज आपका सिस्टम बिगाड़ रही है। जब तक ये स्पष्टता नहीं आती, तब तक हर प्लान, हर रूटीन टूटता रहेगा। पहले भाग के अंत तक लेखक एक उम्मीद भी देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग बहुत लचीला है। अगर आपने सालों तक गलत आदतें बनाई हैं, तो भी कुछ हफ्तों और महीनों में सही दिशा पकड़ी जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा। बोरियत आएगी, खालीपन आएगा, मन भटकेगा। और यही वो मोड है जहां ज्यादातर लोग पीछे लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग इस मोड पर टिक जाते हैं, वही धीरे धीरे असली फोकस, असली संतोष और असली ड्राइव को वापस पाते हैं। और यहीं पर, बिना शोर किए, लेखक जैसे फुसफुसाकर कह जाते हैं कि अगर आप अपने डोपामिन को मास्टर कर लेते हो, तो आपको जिंदगी को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना पड़ता, जिंदगी खुद आपके साथ चलने लगती है। यहीं पर मन में एक सवाल रह जाता है कि आखिर हम किन चीजों से शुरुआत करें, क्या छोड़ें और क्या बचाएं। और यही सवाल हमें आगे ले जाता है। ठीक है, अब उसी प्रवाह में आगे बढ़ते हैं, बिना किसी नाम, बिना किसी ब्रेक के। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, जब लेखक ये सब समझा चुके होते हैं कि डोपामिन कैसे काम करता है, तो अगला सवाल अपने आप पैदा होता है, अगर हर तरफ डोपामिन ट्रिगर ही ट्रिगर हैं, तो हम बचेंगे कैसे। यहीं से लेखक थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में समस्या ये नहीं है कि हमें बुरी आदतें करनी पड़ रही हैं, समस्या ये है कि हम लगातार उत्तेजित हालत में जी रहे हैं। दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिलता, हर समय कुछ न कुछ चाहिए, आवाज, स्क्रीन, नोटिफिकेशन, कंटेंट, लोग। लेखक यहां बताते हैं कि हमारा दिमाग असल में दो मोड में काम करता है। एक है एफर्ट मोड, जिसमें काम करने पर डोपामिन धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा है इंस्टेंट रिवॉर्ड मोड, जिसमें बिना मेहनत के तेज डोपामिन मिलता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम दूसरे मोड में ज्यादा समय बिताने लगते हैं। तब पहला मोड हमें दर्दनाक लगने लगता है, पढ़ाई भारी लगती है, काम बोझ बन जाता है, रिश्तों में भी धैर्य नहीं बचता। यहां एक लाइन आती है जो सीधा दिल पर लगती है, योर ब्रेन ऑलवेज अडेप्ट्स टू द लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन यू गिव इट। मतलब अगर आप अपने दिमाग को हाई लेवल स्टिमुलेशन की आदत डाल देते हो, तो साधारण जिंदगी उसे फीकी लगने लगती है। और यही कारण है कि आज बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। लेखक यहां एक बहुत आम लेकिन खतरनाक गलती बताते हैं। लोग सोचते हैं कि समाधान ये है कि वो अच्छी आदतें जोड़ लें, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, मेडिटेशन करना। लेकिन वो कहते हैं, जब तक आप बुरी डोपामिन आदतें कम नहीं करोगे, तब तक अच्छी आदतें टिकेंगी ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप गाड़ी में ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों दबाए रखो और फिर कहो कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही। अब यहां से लेखक एक शब्द लाते हैं जिसे वो बहुत प्यार से समझाते हैं, बॉर्डम टॉलरेंस, यानी बोरियत सहने की क्षमता। वो कहते हैं कि आज का इंसान बोरियत से डरता है। जैसे ही खालीपन आता है, फोन उठ जाता है। लेकिन यही बोरियत असल में हीलिंग की शुरुआत है। जब आप कुछ देर बिना किसी उत्तेजना के रहते हो, तो दिमाग खुद को रीसेट करना शुरू करता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं
कि अगर आप हर वक्त मीठा खाते रहोगे तो सादा खाना बेस्वाद लगेगा, लेकिन अगर कुछ दिन मीठा छोड़ दो तो वही सादा खाना भी स्वाद देने लगता है। डोपामिन भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप उसे लगातार हाई शुगर देते रहते हो तो वो असली स्वाद भूल जाता है। यहां लेखक एक प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं, लेकिन चेतावनी के साथ। वो कहते हैं कि अचानक सब कुछ छोड़ देना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे पहले एक चीज चुनो जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, जैसे फोन स्क्रॉलिंग या रात को बेवजह वीडियो देखना। बस उसी एक चीज को सीमित करो, पूरी तरह बंद नहीं, बस सीमित, क्योंकि दिमाग को झटका नहीं, दिशा चाहिए। एक और गहरी बात वो यहां कहते हैं, विल पावर इज अनरिलायबल व्हेन डोपामीन इज डिसरेगुलेटेड। इसका मतलब यह है कि अगर आपका डोपामिन सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो आपकी इच्छा शक्ति आपको धोखा देगी। आप खुद से वादे करोगे और खुद ही तोड़ोगे। इसलिए खुद को दोष देना बंद करो, सिस्टम ठीक करो, ताकत अपने आप लौट आएगी। यहां कहानी के सहारे लेखक दिखाते हैं कि जब कोई इंसान धीरे धीरे उत्तेजना कम करता है तो शुरुआत में बेचैनी बढ़ती है, नींद हल्की हो जाती है, मन भटकता है, खालीपन लगता है। लेकिन अगर वो इंसान इस फेज में टिक जाता है तो कुछ दिनों बाद दिमाग छोटी चीजों में आनंद ढूंढने लगता है। सुबह की हवा, शांत बैठना, किसी काम को पूरा करने की सेटिस्फैक्शन, ये सब वापस आने लगता है। लेखक साफ कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। दिमाग हमेशा बैलेंस चाहता है। अगर आपने उसे लंबे समय तक एक तरफ झुका दिया है तो वो दूसरी तरफ लौटने में समय लेगा। और यही पेशेंस असली अभ्यास है। एक और बहुत ईमानदार लाइन आती है, द डिस्कम्फर्ट यू फील इज नॉट अ साइन ऑफ फेलियर, इट्स अ साइन ऑफ रिकवरी। मतलब जो बेचैनी, जो खालीपन आपको महसूस हो रहा है, वो इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग ठीक होना शुरू हो गया है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसी डिस्कम्फर्ट को गलत समझ लेते हैं और वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। यहां लेखक पाठक से सीधा सवाल करते हैं, क्या आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहते हो या लॉन्ग टर्म कंट्रोल? क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो आप हर पल खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे या फिर कुछ समय खुद को असहज महसूस करने दोगे ताकि आगे की जिंदगी हल्की हो सके। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक चीज बहुत साफ हो जाती है। डोपामिन को मास्टर करने का मतलब सुख छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है सुख को सही जगह पर रखना। पहले मेहनत, फिर रिवॉर्ड, पहले प्रयास, फिर आनंद। यही वो उल्टा क्रम है जो आज सीधा करना जरूरी है। और यहीं पर मन में एक और सवाल उठता है, अगर हम डोपामिन को सही जगह पर रखना चाहते हैं तो असल में हमें किन आदतों को बदलना होगा और किस तरह की दिनचर्या बनानी होगी ताकि दिमाग हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ काम करे। यही सवाल आगे रास्ता खोलता है। अब बात और साफ होने लगती है, क्योंकि यहां लेखक सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या गलत है, बल्कि ये भी दिखाने लगते हैं कि सही रास्ता दिखता कैसा है। यार, सच बताऊं तो इस हिस्से में पढ़ते हुए थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि यहां लेखक हमारे रोजमर्रा के झूठे समझौतों को बेनकाब कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम खुद से कहते हैं, बस थोड़ी देर, आज आखिरी बार, दिन भर काम किया है, इतना तो बनता है। और दिमाग इन बातों को बहुत प्यार से मान भी लेता है। लेकिन यही छोटी छोटी छूटें मिलकर बड़े पैटर्न बना देती हैं। लेखक यहां एक बहुत अहम फर्क समझाते हैं, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन का फर्क। प्लेजर तेज होता है, चमकदार होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। सेटिस्फैक्शन धीमी होती है, गहरी होती है और देर तक साथ रहती है। डोपामिन प्लेजर के पीछे भागता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा मिले तो वही डोपामिन सेटिस्फैक्शन तक भी ले जा सकता है। समस्या यह है कि हम दिमाग को सिर्फ तेज प्लेजर की ट्रेनिंग दे देते हैं। एक लाइन है जो यहां बहुत शांति से आती है, लेकिन अंदर तक हिला देती है, शॉर्ट टर्म प्लेजर वीकन्स यू, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन स्ट्रेंथन्स यू। मतलब जो सुख तुरंत मिलता है वो धीरे धीरे आपको कमजोर बनाता है, और जो संतोष देर से मिलता है वही आपको अंदर से मजबूत करता है। अब इसे सिर्फ पढ़ना आसान है, जीना मुश्किल। क्योंकि जब थकान होती है, जब मन भारी होता है, तब दिमाग सबसे आसान रास्ता ही चुनना चाहता है।
लेखक यहां पर डोपामिन फास्टिंग जैसे शब्दों से दूरी बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई ट्रेंड नहीं होना चाहिए। असल काम है इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट, यानी जानबूझकर थोड़ी असहजता को चुनना। जैसे बिना फोन के टहलना, बिना म्यूजिक के सफर करना, बिना स्क्रीन के खाना खाना। सुनने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन दिमाग के लिए ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। अब एक रिलेटेबल सीन सोचिए। एक इंसान है जो हमेशा कुछ न कुछ सुनते हुए काम करता है। अगर आवाज बंद हो जाए तो बेचैनी होने लगती है। लेखक कहते हैं यही संकेत है कि दिमाग शांति से डरने लगा है। और जिस दिन दिमाग शांति से डरने लगे, उस दिन इंसान खुद से कटने लगता है। इसलिए अभ्यास ये नहीं है कि आप खुद को बिजी रखें, बल्कि ये है कि आप खुद के साथ बैठ सकें। लेखक यहां एक और गहरी बात रखते हैं, डिले योर रिवॉर्ड। वो कहते हैं कि अगर आप काम से पहले रिवॉर्ड ले लेते हो तो काम बोझ बन जाता है, लेकिन अगर काम के बाद रिवॉर्ड मिलता है तो वही काम अर्थपूर्ण लगने लगता है। जैसे पहले सोशल मीडिया, फिर काम, ये दिमाग को बिगाड़ता है। पहले काम, फिर सोशल मीडिया, ये दिमाग को सिखाता है। एक जगह लेखक लिखते हैं, योर ब्रेन मस्ट लर्न दैट एफर्ट कम्स फर्स्ट, रिवॉर्ड कम्स लेटर। और इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी से मजा निकाल दो। इसका मतलब ये है कि मजे को उसकी सही जगह पर रखो। ये एक मेंटल रिकंडीशनिंग है और इसमें समय लगता है। यहां लेखक एक बहुत कॉमन ट्रैप बताते हैं, कंपैरिजन का। जब हम दूसरों को आराम करते, एंजॉय करते देखते हैं तो हमें लगता है कि हम ही ज्यादा सख्त हो रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, आप दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हो, उनकी कीमत नहीं। हर इंस्टेंट प्लेजर कहीं ना कहीं से उधार लिया गया होता है, फ्यूचर फोकस से, फ्यूचर एनर्जी से। इस हिस्से में लेखक सेल्फ टॉक पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप डिस्कम्फर्ट में होते हो, तब आपका अंदर का संवाद तय करता है कि आप टिकोगे या टूटोगे। अगर आप खुद से कहते हो मैं मजबूर हूं, तो दिमाग भागेगा। अगर कहते हो ये असहज है लेकिन जरूरी है, तो दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है। एक और लाइन आती है जो बहुत प्रैक्टिकल है, ट्रेन योर ब्रेन टू स्टे व्हेन इट वांट्स टू एस्केप। मतलब जब मन भागना चाहता है, तब थोड़ा रुकने की ट्रेनिंग दो। यही रुकना भविष्य की ताकत बनता है। लेखक ये भी साफ करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा डिसिप्लिन में जकड़े रहें। जिंदगी में आनंद जरूरी है, लेकिन आनंद और लत के बीच एक पतली सी रेखा होती है, और उस रेखा को पहचानना ही मैस्टरी है। अगर कोई चीज छोड़ने का विचार ही आपको बेचैन कर देता है, तो समझ लीजिए वही चीज आपको कंट्रोल कर रही है। धीरे धीरे यहां एक बदलाव दिखने लगता है। जब इंसान कुछ समय तक इंस्टेंट प्लेजर को सीमित करता है, तो उसका ध्यान शार्प होने लगता है। छोटी जीतें दिखने लगती हैं। काम पूरा करने पर हल्की सी खुशी, खुद पर भरोसा, ये सब लौटने लगता है। और यही वो पल होते हैं जब इंसान समझता है कि वो टूट नहीं रहा, बल्कि बन रहा है। इस हिस्से के अंत तक लेखक एक बहुत शांत लेकिन गहरी सच्चाई छोड़ते हैं। अगर आप हर असहजता से भागते रहोगे, तो जिंदगी आपको और असहज बनाती जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी असहजता को गले लगाना सीख लो, तो जिंदगी धीरे धीरे नरम होने लगती है। और यहीं से अगला सवाल जन्म लेता है कि इस असहजता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ढाला जाए, ताकि ये बोझ न बने, बल्कि आदत बन जाए। अब यहां से लेखक बात को और जमीन पर ले आते हैं, क्योंकि अब तक जो समझ बनी है, वो तभी टिकेगी जब वो रोजमर्रा की जिंदगी में उतर पाए। यार, सच बताऊं तो यहीं पर ज्यादातर लोग फिसलते हैं। समझ सब लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन जब असली दिन शुरू होता है, सुबह का अलार्म, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, थकान, तब वही पुराने पैटर्न वापस खींचने लगते हैं। लेखक इस सच से भागते नहीं, बल्कि इसे सीधे स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि डोपामिन को मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी पलट दो। इसका मतलब है कि आप अपने दिन की संरचना बदलो, क्योंकि दिमाग इच्छा शक्ति से नहीं, वातावरण से ज्यादा कंट्रोल होता है। एक लाइन आती है जो बहुत क्वाइटली सब कुछ खोल देती है, योर एनवायरमेंट शेप्स योर बिहेवियर मोर देन योर इंटेंशंस। मतलब आप चाहे जितनी बड़ी कसम खा लो, अगर आपका माहौल वही है,
तो आप वही करोगे जो पहले करते थे। लेखक यहां एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन अनकंफर्टेबल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर वक्त खुद को स्ट्रांग बने रहने के भरोसे छोड़ देते हो, तो आप पहले ही हार चुके हो। इसलिए शुरुआत खुद से नहीं, अपने आसपास से करो। जैसे फोन को बेड से बाहर रखना, नोटिफिकेशन बंद करना, काम की जगह को साफ और खाली रखना। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन दिमाग के लिए ये क्लियर सिग्नल होती हैं कि अब खेल बदल रहा है। यहां लेखक एक और डीप कॉन्सेप्ट लाते हैं, फ्रिक्शन और ईज। दिमाग हमेशा वो रास्ता चुनता है जिसमें कम फ्रिक्शन हो। अगर सोशल मीडिया एक स्वाइप दूर है और किताब अलमारी में बंद है, तो गेस क्या होगा। इसलिए लेखक कहते हैं, गलत आदतों में फ्रिक्शन बढ़ाओ और सही आदतों को आसान बनाओ। फोन में पासवर्ड बदलना, ऐप हटाना, टाइम लिमिट लगाना, ये सब दिमाग को रुकने का मौका देते हैं। वहीं सही आदतों के लिए चीजें सामने रखो, जूते दरवाजे के पास, किताब तकिए के पास, नोटबुक टेबल पर। एक जगह लेखक बहुत ईमानदारी से लिखते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, आप अंत में उसी सिस्टम पर आकर टिकते हो जो आपने बनाया है। और सिस्टम बोरिंग होता है, ग्लैमरस नहीं, लेकिन वही काम करता है। अब यहां एक आम इंसान की जिंदगी की झलक आती है। मान लो कोई है जो सुबह उठते ही फोन देखता है। दिन वहीं से शुरू होता है और पूरा दिन उसी बिखराव में निकल जाता है। लेखक कहते हैं, अगर वही इंसान सुबह के पहले 30 मिनट बिना स्क्रीन के बिताए, चाहे चुपचाप बैठे, थोड़ा चले या बस चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देखे, तो शुरुआत में बहुत अजीब लगेगा। लेकिन कुछ दिनों में दिमाग को एक नया बेसलाइन मिल जाता है और वही बेसलाइन दिन की दिशा तय करता है। लेखक यहां मॉर्निंग रूटीन को कोई जादुई फार्मूला नहीं बनाते। वो साफ कहते हैं कि रूटीन का मकसद प्रोडक्टिविटी नहीं, स्टेबिलिटी है। एक स्थिर शुरुआत दिमाग को सिग्नल देती है कि उसे हर सेकंड स्टिम्युलेशन नहीं मिलेगा, और यही सिग्नल डोपामिन को धीरे धीरे नॉर्मलाइज करता है। इस हिस्से में लेखक रेस्ट और रिकवरी की भी बात करते हैं, जो अक्सर गलत समझी जाती है। वो कहते हैं कि हम सोचते हैं आराम मतलब डिस्ट्रैक्शन, वीडियो, स्क्रॉल, बिंज। लेकिन असली आराम वो होता है जिसमें दिमाग को नई उत्तेजना नहीं मिलती, जैसे टहलना, चुपचाप बैठना, हल्का स्ट्रेचिंग। और यार, यही वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बोरिंग लगती हैं, क्योंकि दिमाग इनका आदी नहीं रहा। एक और लाइन यहां आती है जो बहुत साफ है, रेस्ट इज नॉट स्टिम्युलेशन इन डिस्गाइज। मतलब अगर आपका आराम भी स्टिम्युलेशन से भरा है, तो वो आराम नहीं है, वो बस एक और डोपामिन हिट है। लेखक ये भी बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में रिलैप्सेस होंगे। कुछ दिन आप फिर से ज्यादा फोन चलाओगे, फिर से वही आसान सुख चुनोगे। और यहां सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि खुद को फेलियर मान लेते हैं। लेखक कहते हैं, ये फेलियर नहीं है, ये डेटा है। ये आपको बता रहा है कि कहां सिस्टम कमजोर है, और सिस्टम को दोष देना आसान है, इंसान को नहीं। यहां सेल्फ कंपैशन की बात आती है, जो इस किताब को अलग बनाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद से नफरत करके डिसिप्लिन लाने की कोशिश करोगे, तो आप ज्यादा देर नहीं टिकोगे। लेकिन अगर आप खुद को समझकर धीरे धीरे दिशा बदलोगे, तो बदलाव स्थायी होगा। डोपामिन को मारना नहीं है, उसे एजुकेट करना है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लेखक दिखाते हैं कि इंसान के अंदर सतल बदलाव आने लगते हैं। ध्यान थोड़ा लंबा होने लगता है, बेचैनी थोड़ी कम, काम पूरा करने पर सेटिस्फैक्शन। ये फायरवर्क्स नहीं है, ये क्वाइट विन्स हैं, और इन्हीं क्वाइट विन्स में असली ताकत छुपी होती है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, डोपामिन मास्टरी कोई एक फैसला नहीं है, ये रोज का चुनाव है। हर दिन थोड़ा कम उत्तेजना, थोड़ा ज्यादा उपस्थित रहना। हर दिन ये चुनना कि अभी आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता। और यहीं पर मन फिर से एक सवाल उठाता है, जब जिंदगी दबाव डालती है, जब भावनाएं भारी होती हैं, तब क्या? तब कौन सा डोपामिन हमें गिराता है और कौन सा हमें उठाता है? यही सवाल अगले मोड की तरफ ले जाता है। अब लेखक उस जगह ले आते हैं जहां ज्यादातर लोग सच में अटक जाते हैं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ आदतों का नहीं रह जाता, यहां बात भावनाओं की हो जाती है। यार,
सच बताऊं तो जब जिंदगी हल्की होती है तब डिसिप्लिन निभाना आसान होता है, लेकिन जब दिल भारी हो, जब डर हो, अकेलापन हो, गुस्सा हो, तब डोपामिन सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। लेखक कहते हैं, असली परीक्षा वहीं होती है जहां आप कुछ महसूस नहीं करना चाहते। वो बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग प्लेजर के पीछे इसलिए नहीं भागते कि हमें मजा चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमें कुछ महसूस नहीं करना। तनाव, शर्म, डर, असफलता का एहसास, इन सब से भागने का सबसे आसान तरीका है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन आज हर जेब में पड़ा है। फोन खोलो, दिमाग चुप। लेकिन लेखक यहां एक अनकंफर्टेबल सच रखते हैं, जो भावना आप दबाते हो वो खत्म नहीं होती, वो जमा होती है। एक बहुत पावरफुल लाइन यहां आती है, यू डोंट सीक डोपामीन बिकॉज यू आर हैप्पी, यू सीक इट बिकॉज यू आर अवॉइडिंग पेन। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। डोपामिन अक्सर इनाम नहीं होता, वो एनेस्थेटिक होता है, दर्द को सुन्न करने वाला। और जब तक आप ये नहीं पहचानते कि आप किस दर्द से भाग रहे हो, तब तक कोई भी सिस्टम पूरी तरह काम नहीं करेगा। लेखक यहां इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन भारी शब्दों में नहीं। वो बस इतना कहते हैं कि जब भी क्रेविंग आए, रुक कर पूछो, मैं अभी क्या महसूस नहीं करना चाहता? थकान, डर, खालीपन। ये सवाल सुनने में साधारण है, लेकिन ये सवाल डोपामिन की पकड़ ढीली कर देता है, क्योंकि अब आप ऑटोमेटिक नहीं रहे, आप कॉन्शियस हो गए। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास बताते हैं। जब भी मन भागने का करे, 5 मिनट का नियम अपनाओ। कोई डिस्ट्रैक्शन मत लो, बस बैठो, बेचैनी को महसूस करो। शरीर में कहां टेंशन है, सांस कैसी है, मन क्या कह रहा है, बस ऑब्जर्व करो। वो कहते हैं, ज्यादातर क्रेविंग्स 5 से मिनट में खुद ही गिर जाती हैं, लेकिन हम उन्हें इतना समय ही नहीं देते। एक जगह वो लिखते हैं, क्रेविंग्स पीक देन फेड इफ यू डोंट एक्ट ऑन देम। मतलब लालसा लहर की तरह आती है, और अगर आप उस पर सवार नहीं होते तो वो खुद शांत हो जाती। ये जान लेना ही बहुत बड़ी ताकत है। लेखक यहां इमोशनल रिजिलियंस को डोपामिन मास्टरी का कोर बताते हैं, क्योंकि अगर आप हर भावनात्मक झटके पर खुद को सुख से भरने लगोगे तो दिमाग कभी मजबूत नहीं बनेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाओ, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर की भावनाओं के लिए जगह बनाओ। अब यहां एक बहुत रिलेटेबल इंसान की झलक आती है। मान लो कोई है जो दिन भर मेहनत करता है, लेकिन अप्रिशिएशन नहीं मिलती। घर आता है थका हुआ, मन भारी। पहले वो फोन खोलता था, घंटों गायब हो जाता था। अब वो सिर्फ बैठता है। शुरू में बेचैनी, फिर गुस्सा, फिर उदासी। लेकिन कुछ देर बाद वो महसूस करता है कि ये भावनाएं उसे डूबा नहीं रहीं, बस गुजर रही हैं। और यहीं से उसके अंदर एक नई तरह की शांति पैदा होती है, नकली नहीं, असली। लेखक यहां ये भी बताते हैं कि हम अक्सर खुशी को एक्साइटमेंट से कंफ्यूज कर लेते हैं। एक्साइटमेंट तेज होती है, नॉइजी होती है, खुशी शांत होती है। और डोपामिन एक्साइटमेंट से जुड़ा है, खुशी उससे आगे की चीज है। अगर आप हर वक्त एक्साइटमेंट ढूंढते रहोगे तो खुशी आपको उबाऊ लगेगी। एक और लाइन जो बहुत गहराई से बैठती है, हैप्पीनेस ग्रोज इन साइलेंस नॉट इन स्टिम्युलेशन। मतलब सच्ची खुशी शोर में नहीं, शांति में पनपती है। लेकिन शांति तक पहुंचने के लिए पहले उस बेचैनी से गुजरना पड़ता है जिससे हम भागते आए हैं। लेखक इस हिस्से में रिश्तों की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब डोपामिन अनियंत्रित होता है तो हम लोगों को भी कंजम्पशन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, अटेंशन, वैलिडेशन, अप्रूवल के लिए। लेकिन जब डोपामिन स्थिर होता है तो रिश्तों में गहराई आती है। सुनना आसान होता है, साथ बैठना पर्याप्त लगता है। धीरे धीरे यहां एक बहुत सतल बदलाव दिखने लगता है। इंसान अब हर भावना से लड़ता नहीं, भागता नहीं, वो रुकता है। और रुकना ही असली शक्ति है, क्योंकि जो इंसान रुक सकता है वही चुन सकता है। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांति से एक बात छोड़ते हैं, डोपामिन को मास्टर करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरोगे। इसका मतलब ये है कि जब गिरोगे तो भागोगे नहीं, तुम वहीं रुककर सीखोगे। और यही रुकना आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदल देता है जिसे अब हर सुख की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर सहने की ताकत आ चुकी होती है।
और यहीं पर मन में एक और सवाल खड़ा हो जाता है। अगर भावनाओं के साथ रहना इतना जरूरी है, तो क्या कोई ऐसा डोपामिन भी है जो हमें गिराता नहीं बल्कि उठाता है? और अगर है, तो उसे पहचाना कैसे जाए? यही सवाल आगे की यात्रा को बुलाता है। अब यहां लेखक एक बहुत जरूरी फर्क सिखाते हैं, जो अगर समझ में आ जाए तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। वो कहते हैं कि डोपामिन दो तरह का होता है, एक जो आपको खोखला करता है और एक जो आपको गढ़ता है। सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हम अब तक डोपामिन को बस एक ही रंग में देखते आए हैं। लेकिन लेखक बहुत साफ करते हैं कि समस्या डोपामिन खुद नहीं है। समस्या ये है कि वो किस रास्ते से आ रहा है। वो बताते हैं कि जब डोपामिन बिना प्रयास के आता है, तो वो आपको सुस्त बनाता है, और जब डोपामिन प्रयास के बाद आता है, तो वो आपको मजबूत बनाता है। फर्क बस इतना सा है, लेकिन असर जिंदगी भर का। जैसे कोई इंसान घंटों स्क्रॉल करके अच्छा महसूस करता है, वो फीलिंग जल्दी खत्म हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है खालीपन। लेकिन वही इंसान अगर किसी मुश्किल काम को पूरा करके संतुष्ट होता है, तो वो फीलिंग शांत होती है, गहरी होती है, और अगले दिन फिर कोशिश करने की ताकत देती है। एक लाइन यहां बहुत साफ आती है, डोपामिन इजंट द एनिमी, एफर्टलेस डोपामिन इज। मतलब दुश्मन डोपामिन नहीं है, दुश्मन वो डोपामिन है जो बिना मेहनत के मिलता है। और यहीं से लेखक पॉजिटिव डोपामिन की बात शुरू करते हैं, ऐसा डोपामिन जो डिसिप्लिन से, ग्रोथ से और मीनिंग से जुड़ा होता है। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी चीज में मेहनत डालते हो, तब डोपामिन धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होता, दिमाग शिकायत करता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, वही डोपामिन आपको फ्लो में ले जाता है। और फ्लो वो स्थिति है जहां काम बोझ नहीं लगता, समय का एहसास नहीं रहता, और आप पूरी तरह मौजूद होते हो। यहां लेखक फ्लो को कोई मिस्टिकल चीज नहीं बनाते। वो कहते हैं, फ्लो तब आता है जब चुनौती आपकी क्षमता से थोड़ी ज्यादा होती है। न बहुत आसान, न बहुत कठिन। यही कारण है कि आसान काम बोर कर देते हैं और बहुत कठिन काम डराते हैं। सही जगह वही है जहां आपको थोड़ा खींचना पड़े। एक जगह वो लिखते हैं, मीनिंगफुल एफर्ट रिलीजेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डोपामिन। इसका मतलब ये है कि हर प्लेजर बराबर नहीं होता। कुछ प्लेजर्स आपको खोखला करते हैं, कुछ आपको जोड़ते हैं, और ये फर्क आपको खुद महसूस होगा। कोई बाहर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां लेखक रोजमर्रा की जिंदगी में पॉजिटिव डोपामिन के सोर्सेज बताते हैं, जैसे सीखना, शारीरिक मेहनत, किसी काम में प्रगति देखना, किसी की मदद करना। ये चीजें शुरुआत में उतनी आकर्षक नहीं लगती, क्योंकि इनमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। लेकिन जब आप इन्हें समय देते हो, तो ये दिमाग को एक नया बेसलाइन देती हैं। एक बहुत सतल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आता है। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव डोपामिन नॉइजी नहीं होता, उसमें फायरवर्क्स नहीं होते। वो शांति से आता है और शांति से जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तेज एक्साइटमेंट की आदत लग चुकी होती है। यहां एक रिलेटेबल सीन फिर उभरता है। एक इंसान है जो कुछ हफ्तों से अपने दिन में थोड़ी मेहनत जोड़ रहा है। सुबह थोड़ा चलना, काम को टालने की बजाय पूरा करना, शाम को स्क्रीन कम। उसे कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी खुशी नहीं मिल रही, लेकिन उसे अंदर से स्टेबल महसूस हो रहा है। और यही स्टेबिलिटी असल में ग्रोथ की निशानी है। लेखक यहां कंपैरिजन ट्रैप को फिर से छूते हैं। वो कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव डोपामिन के रास्ते पर होते हो, तो बाहर से आपकी जिंदगी बोरिंग लग सकती है। कोई चमक नहीं, कोई शो नहीं, लेकिन अंदर एक अलाइनमेंट बनने लगता है। और अलाइनमेंट वो चीज है जो आपको लंबे समय तक चलाती है। एक और लाइन आती है जो बहुत ग्राउंडेड है, इफ इट कॉस्ट्स यू योर पीस, इट्स टू एक्सपेंसिव। मतलब अगर कोई सुख आपकी शांति छीन रहा है, तो वो सस्ता नहीं है, वो बहुत महंगा है। और ये समझ धीरे धीरे आती है जब आप दोनों तरह के डोपामिन को जीकर देखते हो। लेखक यहां ये भी बताते हैं कि पॉजिटिव डोपामिन पेशेंस सिखाता है, क्योंकि इसमें आपको हर दिन छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं। कोई इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं मिलता, और यही पेशेंस आपको इमोशनली मैच्योर बनाती है। आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। धीरे
धीरे इंसान को ये एहसास होने लगता है कि अब वो हर अर्ज का गुलाम नहीं है। अर्ज आती है, लेकिन वो जानता है कि कौन सी अर्ज उसे खाली करेगी और कौन सी उसे बनाएगी। और यही डिसर्नमेंट असली मैस्टरी है। इस हिस्से के अंत तक आते आते लेखक एक बहुत शांत कॉन्फिडेंस छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब आप एफर्ट बेस्ड डोपामीन को चुनना शुरू करते हो तो जिंदगी अपने आप मीनिंगफुल लगने लगती है। आपको मीनिंग ढूंढना नहीं पड़ता, वो आपकी दिनचर्या में उगने लगता है। और अब सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या छोड़ना है, बल्कि ये बन जाता है कि किस मेहनत को चुनना है, किस संघर्ष को अपनाना है। और यही सवाल आगे हमें उस जगह ले जाता है जहां आइडेंटिटी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि आदतें बदलती हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को नए नजरिए से देखने लगता है। अब यहां लेखक बात को एक और गहराई में ले जाते हैं, और सच कहूं तो यहीं पर किताब सिर्फ आदतों की नहीं रहती, पहचान की किताब बनना शुरू कर देती है। क्योंकि जब आप डोपामिन के दो रास्तों को पहचान लेते हो, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। और यार, ये सवाल भारी होता है, क्योंकि ये सवाल आपकी दिनचर्या नहीं, आपकी पहचान को चुनौती देता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी हैबिट्स से नहीं, लेबल्स से जीते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूं। और दिमाग इन बातों को सच मान लेता है। लेकिन वो कहते हैं, डोपामिन आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। आप जो बार बार करते हो, वही आप खुद को मानने लगते हो। इसलिए अगर आप हर बार अर्ज के आगे झुकते हो तो दिमाग सीखता है कि आप वीक हो, और अगर आप बार बार अर्ज के सामने रुकते हो तो दिमाग सीखता है कि आप केपेबल हो। यहां एक बहुत पावरफुल लाइन आती है, एवरी टाइम यू रेजिस्ट एन अर्ज यू आर कास्टिंग अ वोट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब हर बार जब आप आसान सुख को नहीं चुनते, तब आप उस इंसान के पक्ष में वोट डालते हो जो आप बनना चाहते हो। ये कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं होता, ये क्वाइटली होता है। और शायद इसी वजह से लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेखक यहां आइडेंटिटी बेस्ट डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन बड़े शब्दों में नहीं। वो बस इतना कहते हैं कि खुद से पूछो, जो इंसान मैं बनना चाहता हूं, वो इस पल क्या करेगा? ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इस सवाल में जबरदस्त ताकत है। क्योंकि अब फैसला इच्छा से नहीं, पहचान से आता है। अब एक साधारण लेकिन बहुत सटीक उदाहरण आता है। मान लो कोई इंसान खुद को फोकस्ड पर्सन मानना चाहता है। अगर वो हर बार डिस्ट्रैक्शन आने पर झुक जाता है तो दिमाग में ये पहचान कमजोर होती जाती है। लेकिन अगर वो कुछ बार भी टिक जाता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, शायद मैं सच में फोकस्ड हो सकता हूं। और यही शायद आगे चलकर भरोसा बन जाता है। लेखक यहां बताते हैं कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, लेकिन आइडेंटिटी बहुत स्टेबल होती है। आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं होंगे, लेकिन आप हर दिन वही बनोगे जो आप खुद को मानते हो। इसलिए डोपामिन मास्टरी का असली खेल ये है कि आप अपने एक्शंस से खुद को नया नाम देना शुरू करो। एक और लाइन जो बहुत गहराई से बैठती है, यू डोंट चेंज योर लाइफ बाय फोर्स, यू चेंज इट बाय अलाइनमेंट। मतलब जिंदगी को जबरदस्ती नहीं बदला जाता, उसे अपनी पहचान के साथ अलाइन किया जाता है। जब आप वही करते हो जो आप खुद को मानते हो, तब एफर्ट कम लगता है। यहां लेखक शेम की बात भी करते हैं, जो अक्सर छुपा दी जाती है। वो कहते हैं कि जब हम बार बार फेल होते हैं तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, और यही शेम हमें फिर से डोपामिन एस्केप की तरफ धकेलती है। एक विशेष साइकिल बन जाता है, गलती, शर्म, डिस्ट्रैक्शन, फिर गलती। लेखक कहते हैं, इस साइकिल को तोड़ने का तरीका है सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करना, और सेल्फ रिस्पेक्ट छोटी जीतों से बनती है। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि बड़े बदलाव मत खोजो, छोटे रिपीटेबल विंस खोजो। जैसे 5 मिनट फोन न उठाना, एक छोटा काम पूरा करना, एक अर्ज को टालना। ये विंस बाहर से छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर आइडेंटिटी को मजबूत करती हैं। एक जगह वो लिखते हैं, कॉन्फिडेंस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ कीपिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। मतलब आत्मविश्वास कोई अलग चीज नहीं है, वो बस खुद से किए गए वादे निभाने का नतीजा है। और ये वादे बड़े नहीं होते, ये बहुत छोटे होते हैं। धीरे
धीरे इंसान को ये महसूस होने लगता है कि वो अब खुद से भाग नहीं रहा, वो खुद के साथ खड़ा होना सीख रहा है। और यही खड़े रहना सबसे बड़ा बदलाव होता है। अब हर अर्ज फाइट नहीं लगती, वो बस एक सिग्नल लगती है, एक मौका खुद को साबित करने का। लेखक यहां ये भी बताते हैं कि आइडेंटिटी बदलते समय पुरानी पहचान मरने लगती है, और मरना दर्द देता है। कभी आप खुद को खोया हुआ महसूस करोगे, क्योंकि पुरानी आदतें जा रही हैं और नई अभी मजबूत नहीं बनी। लेकिन यही ट्रांजिशन फेज असली निर्माण का समय होता है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात बहुत साफ हो जाती है। डोपामिन मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप सुपरह्यूमन बन जाओ, इसका मतलब ये है कि आप रिलायबल बन जाओ अपने लिए। आप वो इंसान बनो जिस पर आप खुद भरोसा कर सको। और अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर पहचान बदल रही है तो क्या हमारी पूरी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है? क्या डोपामिन सिर्फ रोजमर्रा की आदतें नहीं, बल्कि हमारे लक्ष्य, हमारे फैसले, हमारे भविष्य को भी शेप करता है? यही सवाल हमें अगले मोड की तरफ ले जाता है। अब लेखक बात को और ऊपर से देखने लगते हैं, जैसे कोई इंसान पहाड़ पर थोड़ा ऊपर चढ़कर पूरी घाटी को देख रहा हो। यहां सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि आज मैंने क्या किया, बल्कि ये बन जाता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। क्योंकि डोपामिन सिर्फ आपकी आदतों को नहीं, आपके सपनों को भी दिशा देता है। यार, ये बात सुनने में थोड़ी भारी लगती है, लेकिन जितनी गहरी है उतनी ही सच्ची भी है। लेखक कहते हैं कि इंसान वही लक्ष्य चुनता है जो उसके डोपामिन सिस्टम से मेल खाते हैं। अगर आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी है, तो आप वही लक्ष्य चुनोगे जिनमें जल्दी तारीफ, जल्दी पैसा, जल्दी नतीजा दिखे। और अगर आपका दिमाग एफर्ट बेस्ड डोपामीन को पहचानने लगा है, तो आप ऐसे लक्ष्य चुनने लगोगे जिनमें गहराई हो, मीनिंग हो, भले ही रास्ता लंबा हो। यहीं पर बहुत से लोग बिना समझे अपनी जिंदगी की दिशा तय कर लेते हैं। एक लाइन यहां बहुत क्वाइटली आती है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। योर डोपामीन सिस्टम डिसाइड्स व्हाट फील्स वर्थ परस्यूइंग। मतलब आप क्या चाहेंगे, किसके पीछे भागेंगे, ये सब तर्क से नहीं, डोपामिन से तय होता है। और इसलिए अगर आपका डोपामिन बिगड़ा हुआ है, तो आपके सपने भी थोड़े डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। लेखक यहां अम्बिशन और ग्रीड का फर्क समझाते हैं। अम्बिशन वो है जो आपको ग्रो करने के लिए खींचे, ग्रीड वो है जो आपको खालीपन भरने के लिए दौड़ाए। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, मेहनत, भागदौड़, लक्ष्य। लेकिन अंदर से एक आपको मजबूत करता है, दूसरा आपको थका देता है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि डोपामिन कहां से आ रहा है, पर्पस से या एस्केप से। अब यहां एक बहुत रिलेटेबल सीन उभरता है। एक इंसान है जो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हर कुछ महीनों में उसका लक्ष्य बदल जाता है। कभी बिजनेस, कभी कोई और स्किल, कभी कुछ और। लेखक कहते हैं ये कंफ्यूजन अक्सर क्लैरिटी की कमी से नहीं, डोपामिन इंस्टेबिलिटी से आती है। जब दिमाग स्थिर नहीं होता, तो वो किसी भी रास्ते पर टिक नहीं पाता। यहां लेखक लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं, लेकिन सपनों की तरह नहीं। वो कहते हैं कि विजन का मतलब ये नहीं कि आप दूर का महल देखो। विजन का मतलब है कि आप आज जो कर रहे हो, वो आपको कल के करीब ले जा रहा है या नहीं। अगर आज का काम सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो चाहे वो कितना भी एक्साइटिंग क्यों न लगे, वो आपको कहीं नहीं ले जा रहा। एक और लाइन यहां आती है, एक्साइटमेंट इज नॉट डायरेक्शन। मतलब एक्साइटमेंट आपको हिला सकता है, लेकिन दिशा नहीं दे सकता। दिशा आती है क्लैरिटी से, और क्लैरिटी आती है जब डोपामिन शोर नहीं कर रहा होता। लेखक बताते हैं कि जब आप डोपामिन को स्टेबलाइज करते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बदलने लगती है। आप इंपल्सिव फैसले कम लेते हो, आप हर मौके पर नहीं कूदते, आप चुनते हो। और चुनना ही मैच्योरिटी है। पहले जहां आप सोचते थे अभी मजा आ रहा है, अब आप सोचते हो क्या ये मेरे लिए सही है। यहां वो गोल सेटिंग को भी नए तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपको रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल करें, लेकिन अंदर से सही लगें। अगर कोई लक्ष्य आपको सिर्फ एक्साइट करता है लेकिन डराता नहीं, तो शायद वो बहुत छोटा है। और अगर कोई लक्ष्य आपको सिर्फ डराता है लेकिन खींचता नहीं,
तो शायद वो आपका नहीं है। लेखक एक जगह लिखते हैं, द राइट गोल चैलेंजेस यू विदाउट कंज्यूमिंग यू। मतलब सही लक्ष्य आपको खींचता भी है और संभालता भी है। वो आपको जला नहीं देता, वो आपको गढ़ता है। धीरे धीरे यहां इंसान के अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगती है। अब उसे हर मौके पर हां नहीं कहना पड़ता, हर शाइनी चीज उसकी नहीं लगती, और ये कोई लॉस नहीं लगता, ये रिलीफ लगता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेखक यह भी बताते हैं कि जब डोपामिन शांत होता है तब पेशेंस अपने आप बढ़ने लगती है। आप तुरंत फल नहीं मांगते, आप प्रक्रिया में भरोसा करना सीखते हो, और यही भरोसा आपको लंबी दौड़ में टिकाता है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात बहुत साफ हो जाती है। डोपामिन मास्टरी आपको तेज नहीं बनाती, वो आपको स्पष्ट बनाती है। और क्लैरिटी के साथ लिया गया एक छोटा कदम बिना क्लैरिटी के ली गई 100 बड़ी छलांगों से ज्यादा ताकतवर होता है। और अब मन में एक आखिरी तरह का डर उठने लगता है। अगर रास्ता इतना लंबा है, अगर नतीजे देर से आते हैं, तो बीच में हिम्मत कैसे बनाए रखें? जब सब धीमा लगे, जब कोई तारीफ न मिले, तब आगे बढ़ते कैसे रहें? यही सवाल अब आगे की कहानी मांगता है। अब लेखक उस सच्चाई पर आते हैं जिसे ज्यादातर किताबें बस छूकर निकल जाती हैं, लेकिन यहां उसे पूरी ईमानदारी से खोला जाता है। वो सच्चाई है थकान। यार, थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान उम्मीद की भी होती है। जब आप सही रास्ते पर होते हो, फिर भी नतीजे देर से आते हैं, तब अंदर एक आवाज उठती है, क्या फायदा? और यही वो पल होता है जहां डोपामिन फिर से परीक्षा लेने आता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग गलत रास्ते इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो थक चुके होते हैं। लंबे समय तक बिना इंस्टेंट रिवॉर्ड के चलना आसान नहीं होता, और यहां डोपामिन बहुत चालाकी से कहता है, बस थोड़ा आराम कर लो, बस थोड़ी खुशी ले लो। और अगर आप सावधान नहीं हुए तो वही पुराना रास्ता बहुत मीठा लगने लगता है। एक लाइन यहां बहुत सटीक बैठती है, मोस्ट पीपल क्विट नॉट बिकॉज इट्स हार्ड बट बिकॉज इट फील्स अनरिवॉर्डिंग। मतलब लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि रास्ता मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ वापस मिलता हुआ नहीं दिखता। और यही वो जगह है जहां पेशेंस टूटती है। लेखक यहां कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत जोर लगाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इंटेंसिटी आपको कुछ दिन चलाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक ले जाएगी। और कंसिस्टेंसी के लिए डोपामिन को स्टेडी रहना जरूरी है। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, माइक्रो रिवॉर्ड्स। वो कहते हैं कि अगर बड़ा रिवॉर्ड दूर है तो बीच में छोटे हेल्थी रिवॉर्ड्स जरूरी होते हैं। जैसे एक हफ्ते की मेहनत के बाद थोड़ा आराम, एक माइलस्टोन के बाद कोई सादा सा आनंद। लेकिन फर्क ये है कि ये रिवॉर्ड्स एस्केप नहीं होते, ये एक्नॉलेजमेंट होते हैं। एक जगह वो लिखते हैं, रिवॉर्ड प्रोग्रेस नॉट एस्केप। मतलब अपने आगे बढ़ने को सेलिब्रेट करो, अपने भागने को नहीं। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब यहां एक इंसान की स्थिति सोचिए जो महीनों से एक दिशा में काम कर रहा है। बाहर से कोई तारीफ नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। पहले वो खुद को डिस्ट्रैक्शन से भरता था, अब नहीं। ऐसे में खालीपन और थकान दोनों साथ आती हैं। लेखक कहते हैं, यही वो समय है जब आपको अपने पुराने सेल्फ से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कल के सेल्फ से करनी चाहिए। लेखक कंपैरिजन को यहां नए तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि दूसरों से तुलना आपको कमजोर बनाती है, लेकिन अपने पिछले वर्जन से तुलना आपको मजबूत बनाती है। आज अगर आप थोड़ा ज्यादा शांत हैं, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हो, भले ही दुनिया को न दिखे। एक और लाइन जो बहुत सधी हुई है, प्रोग्रेस ऑफन फील्स बोरिंग बिफोर इट फील्स रिवॉर्डिंग। मतलब तरक्की पहले उबाऊ लगती है, इनाम बाद में आती है। और जो लोग इस बौदम को सह लेते हैं, वही आगे निकलते हैं। लेखक यहां रेस्ट को फिर से रीडिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि थकान में सही आराम लेना जरूरी है, वरना दिमाग फिर से चीप डोपामीन की तरफ भागेगा। लेकिन सही आराम वो है जो आपको रिचार्ज करे, न कि नम। जैसे अच्छी नींद, प्रकृति में समय,
बिना स्क्रीन के आराम। धीरे धीरे यहां इंसान के अंदर एक नई तरह की मैच्योरिटी आती है। वो अब हर लो फेज को प्रॉब्लम नहीं मानता। वो जानता है कि ये साइकिल का हिस्सा है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही ऊर्जा भी बदलती है, और यही समझ उसे पैनिक से बचाती है। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांति से एक बात छोड़ते हैं। अगर आप थकान के समय भी अपने मूल्यों से नहीं भागते तो आप हारते नहीं हो, आप बस पॉज लेते हो। और पॉज और क्विट में फर्क बहुत बड़ा होता है। और यहीं पर एक और सवाल जन्म लेता है, अगर थकान भी रास्ते का हिस्सा है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस पूरे सफर को टिकाऊ बना सकें, ताकि हम बार बार टूटे नहीं बल्कि धीरे धीरे मजबूत होते जाए। यही सवाल अब अगले मोड की ओर ले जाता है। अब लेखक उस चीज पर आते हैं जिसे वो इस पूरी यात्रा की रीढ़ मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि यार, सच ये है कि अगर कोई तरीका लंबे समय तक चल ही नहीं सकता तो वो तरीका कितना भी सही क्यों न लगे, अंत में आपको वहीं छोड़ देगा जहां से आप चले थे। डोपामिन को मास्टर करना कोई एक महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये जीने का तरीका है। और तरीका तभी टिकता है जब वो इंसान के स्वभाव के साथ मेल खाए। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग बदलाव को पनिशमेंट की तरह लेते हैं। अब ये छोड़ना है, अब वो नहीं करना, अब मजा खत्म। और दिमाग नेचुरली रेबल करता है। लेकिन अगर आप बदलाव को डेप्रिवेशन की तरह जिएंगे तो आपका दिमाग बदला लेने का मौका ढूंढेगा। इसलिए लेखक कहते हैं, सस्टेनेबल बदलाव हमेशा रिप्लेसमेंट से आता है, रिमूवल से नहीं। एक लाइन यहां बहुत साफ आती है, व्हाट यू रिमूव मस्ट बी रिप्लेस्ड और इट विल रिटर्न स्ट्रॉन्गर। मतलब अगर आप कोई डोपामीन सॉस हटाते हो तो उसकी जगह कुछ न कुछ आना ही चाहिए, वरना दिमाग खाली जगह को और ज्यादा क्रेविंग से भर देगा। लेखक यहां रिदम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता और न ही होना चाहिए। कुछ दिन हैवी एफर्ट के होते हैं, कुछ दिन हल्के। अगर आप हर दिन खुद से मैक्सिमम मांगोगे तो बर्नआउट पक्का है। लेकिन अगर आप अपने दिन को रिदम में जीना सीख लो, काम, आराम, मेहनत, रिकवरी, तो दिमाग खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यहां वो एक बहुत कॉमन ट्रैप बताते हैं। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है हमेशा सख्त रहना, लेकिन लेखक कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब है सही समय पर सख्ती और सही समय पर नरमी। जो इंसान खुद को कभी ढील नहीं देता वो अंदर से टूट जाता है, और जो हर समय ढील देता है वो बिखर जाता है। एक जगह वो लिखते हैं, कंसिस्टेंसी डजंट मीन इंटेंसिटी एवरी डे। मतलब लगातार चलने का मतलब ये नहीं कि हर दिन खुद को झोंक दो। लगातार चलने का मतलब है कि आप गिरो भी तो दिशा मत बदलो। लेखक यहां वीकली और मंथली रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, बहुत साधारण तरीके से। वो कहते हैं, हफ्ते में एक बार खुद से पूछो क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं, बिना खुद को जज किए। क्योंकि जजमेंट से सुधार नहीं आता, अवेयरनेस से आता है। अब यहां एक इंसान की स्थिति दिखती है जो पहले एक्सट्रीम्स में जीता था, कभी पूरा डिसिप्लिन, कभी पूरा कैओस। अब वो बीच का रास्ता सीख रहा है। कुछ दिन अच्छा, कुछ दिन औसत, कुछ दिन थका हुआ। लेकिन फर्क ये है कि अब वो खुद को अबैंडन नहीं करता। वो जानता है कि एक खराब दिन पूरी कहानी नहीं बदलता। लेखक यहां प्लेजर को भी दुश्मन नहीं बनाते। वो कहते हैं कि आनंद जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन शेड्यूल्ड आनंद, प्लान्ड आनंद। जब आनंद कॉन्शियस होता है तो वो आपको नहीं खींचता, आप उसे चुनते हो। और यही फर्क एडिक्शन और एंजॉयमेंट के बीच की रेखा बनाता है। एक और लाइन यहां आती है, फ्रीडम इज नॉट डूइंग वट एवर यू वॉन्ट, इट्स चूजिंग वट सर्व्स यू। मतलब आजादी मनमानी नहीं है, आजादी समझदारी है। और जब आप ये समझ जाते हो तब डिसिप्लिन बोझ नहीं रहता, वो सेल्फ केयर बन जाता है। धीरे धीरे इंसान के अंदर गिल्ट कम होने लगता है, क्योंकि अब वो एक्सट्रीम्स में नहीं जी रहा। अगर वो आराम करता है तो पूरे मन से करता है, अगर वो मेहनत करता है तो बिना शिकायत के करता है। और यही संतुलन डोपामिन को स्थिर रखता है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बहुत सुकून देने वाली बात साफ हो जाती है। जिंदगी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसे स्ट्रक्चर देने की जरूरत है। स्ट्रक्चर जो आपको दबाए नहीं, संभाले। और जब स्ट्रक्चर सपोर्टिव होता है तब आप खुद को बार
बार उठाने के बजाय आगे बढ़ते रहते हो। और अब एक आखिरी तरह का सवाल सामने आता है, जब ये सब धीरे धीरे जमने लगता है, तब बाहर की दुनिया, लोग, शोर, एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बीच खुद को कैसे बचाया जाए? क्योंकि असली परीक्षा अक्सर अकेले में नहीं, भीड़ में होती है। अब लेखक उस मैदान में उतरते हैं जहां ज्यादातर मेहनत चुपचाप टूट जाती है। बाहर की दुनिया, लोग, उनकी राय, उनकी जिंदगी, उनका शोर। यार, अकेले में डिसिप्लिन निभाना आसान है, लेकिन जैसे ही आप समाज के बीच जाते हो, सब कुछ हिलने लगता है। कोई कहता है, इतना सीरियस क्यों हो गया? कोई कहता है, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया कर, और कोई बिना कुछ कहे अपनी जिंदगी दिखा देता है। और यहीं पर डोपामिन फिर से उलझ जाता है। लेखक कहते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट आज के समय में सबसे बड़ा डोपामिन एम्पलीफायर है। दूसरों की खुशी, दूसरों की सफलता, दूसरों का आराम, ये सब हमारे दिमाग में कंपैरिसन की आग लगा देते हैं। और कंपैरिसन सीधे डोपामिन को हाईजैक करता है। अचानक आपकी अपनी मेहनत छोटी लगने लगती है, आपकी अपनी गति धीमी लगने लगती है। एक लाइन यहां बहुत चुपचाप आती है, लेकिन बहुत सटीक है। कंपैरिसन डजंट मोटिवेट, इट डिस्टेबलाइजेस। मतलब तुलना आपको आगे नहीं बढ़ाती, वो आपको हिला देती है। क्योंकि अब आप अपने रास्ते पर नहीं, किसी और के रास्ते की परछाई पर चलने लगते हो। लेखक यहां सोशल मीडिया की बात करते हैं, लेकिन उसे राक्षस नहीं बनाते। वो बस इतना कहते हैं कि सोशल मीडिया रियलिटी नहीं, स्टिम्युलेशन है। वहां हर चीज हाईलाइट होती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं। और जब आप हाईलाइट को अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करते हो, तो हार पहले ही तय हो जाती है। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, सोशल बाउंड्रीज। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब है कि आप चुनो कि आप क्या अंदर आने दोगे। हर राय, हर ट्रेंड, हर चर्चा आपके लिए नहीं है। अगर कोई चीज आपके अंदर बेचैनी, जल्दबाजी या हीन भावना पैदा कर रही है, तो वो आपको सर्व नहीं कर रही। एक जगह वो लिखते हैं, प्रोटेक्टिंग योर फोकस इज नॉट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी। मतलब अपने फोकस को बचाना स्वार्थ नहीं है, जरूरत है। क्योंकि बिना फोकस के आप किसी के काम नहीं आते, यहां तक कि अपने भी नहीं। लेखक यहां लोगों की एक्सपेक्टेशंस की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप बदलते हो, लोग असहज होने लगते हैं। क्योंकि आपका बदलना उन्हें उनके ठहराव की याद दिलाता है। और अक्सर लोग आपकी भलाई के नाम पर आपको पुराने वर्जन में वापस खींचना चाहते हैं। यहां एक बहुत सच्ची बात आती है। लेखक कहते हैं कि आपको हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप हर कदम जस्टिफाई करते रहोगे, तो आप थक जाओगे। शांति अक्सर एक्सप्लेनेशन के बिना आती है। अब यहां एक इंसान की स्थिति दिखती है जो पहले हर बुलावे पर हां कह देता था। हर प्लान, हर डिस्ट्रैक्शन। अब वो चुनना सीख रहा है, कुछ जगह मना कर रहा है। शुरू में गिल्ट आता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये गिल्ट दूसरों को खुश न कर पाने का है, खुद को धोखा देने का नहीं। और यही फर्क उसे टिकाता है। लेखक पीर प्रेशर को भी डोपामिन ट्रैप बताते हैं। वो कहते हैं, जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हम वही करते हैं जो ग्रुप करता है, भले ही वो हमें नुकसान पहुंचाए। इसलिए कॉन्शियस ग्रुप्स जरूरी हैं, ऐसे लोग, ऐसे माहौल जहां एफर्ट नॉर्मल हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं। एक और लाइन यहां आती है, यू बिकम व्हाट योर एनवायरनमेंट रिवॉर्ड्स। मतलब जिस चीज पर आपका माहौल ताली बजाता है, आप वही बनने लगते हो। अगर माहौल सिर्फ मस्ती को रिवॉर्ड करता है, तो डिसिप्लिन अकेला पड़ जाएगा। लेकिन अगर माहौल मेहनत को सम्मान देता है, तो टिकना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि बाहर की दुनिया को शांत करना उसके बस में नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर की दुनिया को स्थिर कर सकता है। और जब अंदर स्थिरता आ जाती है, तब बाहर का शोर उतना असर नहीं करता। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात बहुत साफ हो जाती है। डोपामिन मास्टरी सिर्फ अकेले में नहीं जीती जाती, वो रिश्तों, समाज और दुनिया के बीच निभाई जाती है। और जो इंसान इस बीच भी अपने रास्ते पर टिक जाता है, वही सच में बदलता है। और अब आखिरी तरह का सवाल उठता है, जब इंसान बाहर के शोर से थोड़ा मुक्त हो जाता है,
तब वो अपने अंदर की खामोशी में क्या पाता है, और क्या वही खामोशी उसे उसकी असली ताकत से मिलाती है? यही सवाल हमें अगले मोड की तरफ ले जाता है। अब लेखक हमें उस जगह ले आते हैं जहां बाहर का शोर थोड़ा कम हो चुका होता है और अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। ये वो मोड है जहां बहुत से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन कम होता है तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो होती है खामोशी। और खामोशी सुंदर भी हो सकती है, डरावनी भी। लेखक बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि ज्यादातर लोग खामोशी से इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां उन्हें खुद से मिलना पड़ता है। वो समझाते हैं कि जब डोपामिन स्थिर होता है तब दिमाग हर पल कुछ मांगना बंद कर देता है, और तभी असली सवाल उभरते हैं। मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या टाल रहा हूं? मैं किससे डरता हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि इनके जवाब कोई और नहीं दे सकता, और शायद इसी वजह से हम सालों तक खुद को व्यस्त रखते हैं। एक लाइन यहां बहुत गहराई से आती है, When noise fades, truth speaks। मतलब जब शोर हटता है तब सच्चाई बोलने लगती है, और सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती, लेकिन वो साफ होती है। लेखक यहां बताते हैं कि इस फेज में लोग अक्सर सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो बौद्ध हैं, खाली हैं, अनमोटिवेटेड हैं। लेकिन लेखक कहते हैं ये बॉर्डम नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है। आपका दिमाग पहली बार लंबे समय बाद न्यूट्रल स्टेट में आ रहा है, और न्यूट्रल स्टेट हमें अजीब लगती है क्योंकि हम एक्सट्रीम्स के आदी हो चुके होते हैं। यहां वो माइंडफुलनेस की बात करते हैं, लेकिन किसी टेक्निक की तरह नहीं। वो बस इतना कहते हैं कि ध्यान का मतलब कुछ अचीव करना नहीं है। ध्यान का मतलब है जो है उसे देखने की हिम्मत रखना, बिना जजमेंट, बिना भागे। और यही देखने की क्षमता डोपामिन की सबसे गहरी ट्रेनिंग है। एक जगह वो लिखते हैं, स्टिलनेस इज अनकंफर्टेबल ओनली व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू योरसेल्फ। मतलब शांति तभी भारी लगती है जब हम खुद के साथ रहना भूल चुके होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप खुद के साथ बैठना सीखते हो, वही शांति शैलता बन जाती है। अब यहां एक इंसान की स्थिति दिखती है जो पहले हर खाली पल भर देता था। अब वो कभी कभी बस बैठा रहता है। बाहर से देखने पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ सेटल हो रहा है। पुराने डर, अधूरे विचार, दबे हुए सवाल सब धीरे धीरे सरफेस पर आ रहे हैं। और लेखक कहते हैं यही हीलिंग है, हीलिंग नॉइजी नहीं होती। लेखक यहां एक बहुत सटल डेंजर की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि इस फेज में लोग परफेक्शनिज्म की तरफ भाग सकते हैं। अब सब सही करना है, अब कोई गलती नहीं। लेकिन ये भी एक एस्केप है, क्योंकि परफेक्शनिज्म भी कंट्रोल की क्रेविंग से आता है। असली मैस्टरी एक्सेप्टेंस से आती है, खुद की सीमाओं को मानना बिना हार माने। एक और लाइन यहां बहुत ग्राउंडेड है, यू डोंट नीड टू फिक्स योर सेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मतलब आप टूटे हुए नहीं हो, आप अनसुने हो। और जब आप खुद को सुनना शुरू करते हो तो बहुत सी कंपल्शंस अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। धीरे धीरे इस शांति में एक नई क्लैरिटी उभरती है। आप समझने लगते हो कि कौन से विचार आपके हैं और कौन से बोरोड हैं, कौन सी चाहत सच में आपकी है और कौन सी बस कंपैरिजन का नतीजा है। और यही क्लैरिटी आपको हल्का बनाती है। लेखक यहां पर्पस की बात करते हैं, लेकिन बड़े शब्दों में नहीं। वो कहते हैं कि पर्पस कोई बड़ा मिशन नहीं होता। पर्पस अक्सर वो चीज होती है जिसे आप बिना किसी को बताए भी करते रहो। वो काम जो आपको शांत करता है, भले ही कोई ताली न बजाए। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बहुत गहरी बात साफ हो जाती है। जब डोपामिन शोर नहीं करता, तब जिंदगी बोलती है। और जिंदगी जो कहती है वो हमेशा स्पेक्टेक्युलर नहीं होती, लेकिन सच्ची होती है। और यहीं पर एक नया सवाल जन्म लेता है, अगर ये शांति, ये क्लैरिटी आ चुकी है, तो अब आगे क्या? क्या यही मंजिल है, या यहीं से किसी और स्तर की जिम्मेदारी शुरू होती है? यही सवाल अब आखिरी मोड़ों की तरफ ले जाने लगता है। अब लेखक उस बिंदु पर ले आते हैं जहां बहुत कम लोग ईमानदारी से पहुंचते हैं, क्योंकि यहां सवाल सेल्फ इंप्रूवमेंट का नहीं रह जाता, यहां सवाल जिम्मेदारी का बन जाता है। यार, जब आप अंदर से थोड़े शांत हो जाते हो, जब क्रेविंग का शोर कम हो जाता है, तब अचानक जिंदगी आपसे कुछ मांगने लगती है। पहले आप जिंदगी से कुछ चाहते थे, सुख,
राहत, भागने का रास्ता। अब जिंदगी पूछती है, अब तुम क्या दोगे? लेखक कहते हैं कि यही वो पल है जहां बहुत से लोग वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी डराती है। अगर अब आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं भाग रहे, तो आपको अपने फैसलों का मालिक बनना पड़ेगा, और मालिक बनना भारी होता है। अब किसी ऐप को, किसी इंसान को, किसी हालात को दोष नहीं दे सकते। अब आईना साफ दिखाता है। एक लाइन यहां बहुत शांत लेकिन बहुत कठोर है। When you stop escaping, life asks you to step up। मतलब जब आप भागना बंद करते हो, तो जिंदगी आपको आगे आने के लिए कहती है। और आगे आना मतलब रिस्क, मतलब एक्सपोजर, मतलब गलती की संभावना। लेखक यहां फिर की बात करते हैं, लेकिन पुराने तरीके से नहीं। वो कहते हैं कि डर अक्सर फेलियर का नहीं होता, डर पोटेंशियल का होता है। क्योंकि अगर आपने अपनी क्षमता देख ली और फिर भी कुछ नहीं किया, तो खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन आपको इसी कॉन्फ्रंटेशन से बचाता है। अब यहां एक बहुत इंसानी स्थिति सामने आती है। कोई है जो अब काफी हद तक डिसिप्लिन्ड हो चुका है, फोन कंट्रोल में है, आदतें स्टेबल हैं, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ा फैसला है, कुछ ऐसा करना जो सच में मायने रखता है, और यहीं पर वो प्रोक्रास्टिनेट करता है। लेखक कहते हैं, ये प्रोक्रास्टिनेशन आलस से नहीं, डर से आती है। डर इस बात का कि अगर मैंने कोशिश की और मैं उतना अच्छा नहीं निकला जितना मैं सोचता हूं, तो एक जगह वो लिखते हैं, डिस्ट्रैक्शन कीप्स यू कंफर्टेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू मीनिंगफुल। मतलब डिस्ट्रैक्शन आपको आराम देता है, लेकिन जिम्मेदारी आपको अर्थ देती है, और अर्थ हमेशा आरामदायक नहीं होता। लेखक यहां करेज को रीडिफाइन करते हैं। वो कहते हैं, करेज का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। करेज का मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। और डोपामिन मास्टरी यहीं काम आती है, क्योंकि अब आप डर से भागने के लिए सुख नहीं ढूंढते। आप डर को महसूस करते हो और फिर भी चुनते हो। यहां वो सर्विस की बात भी लाते हैं। जब इंसान अपने अंदर स्थिरता पा लेता है, तब स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है। वो पूछता है, मैं किसके काम आ सकता हूं? और लेखक कहते हैं, यही सवाल इंसान को सेल्फ अब्सॉर्प्शन से बाहर निकालता है। क्योंकि हर समय अपने सुख, अपने नियंत्रण, अपने सुधार में डूबे रहना भी एक तरह का नशा बन सकता है। एक और लाइन यहां बहुत ग्राउंडेड है, अ मीनिंगफुल लाइफ शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम हाउ डू आई फील टू व्हाट डू आई कंट्रीब्यूट। मतलब अर्थपूर्ण जिंदगी में सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, सवाल ये बन जाता है कि मैं क्या जोड़ रहा हूं। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि डिसिप्लिन का आखिरी मकसद पर्सनल कंफर्ट नहीं है। डिसिप्लिन का मकसद है कैपेसिटी बिल्ड करना, ज्यादा जिम्मेदारी उठाने की क्षमता, ज्यादा सच्चाई सहने की क्षमता, ज्यादा देने की क्षमता। लेखक यहां वार्निंग भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप डोपामिन को कंट्रोल करके सिर्फ अपनी जिंदगी स्मूथ बनाना चाहते हो, तो आप आधे रास्ते पर रुक जाओगे। असली संतोष तब आता है जब आप अपनी बढ़ी हुई ताकत को किसी मीनिंगफुल दिशा में लगाते हो। यहां इंसान के अंदर एक अजीब सा बदलाव होता है। अब वो हर दिन खुद से ये नहीं पूछता कि आज मुझे कैसा लग रहा है। वो पूछता है, आज मैंने क्या किया, भले ही मुश्किल था। और यही सवाल उसे रात को शांति देता है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात बहुत साफ हो जाती है। डोपामिन मास्टरी आपको सुरक्षित नहीं बनाती, वो आपको सक्षम बनाती है। सक्षम इतना कि आप जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सको। और अब आखिरी से पहले सवाल उठता है, अगर जिंदगी का मतलब अब साफ होने लगा है, अगर दिशा दिख रही है, तो इस पूरे सफर को रोज रोज कैसे जिया जाए? कैसे ये सब ज्ञान किताब में नहीं, जीवन में उतरे? यही सवाल अब अंतिम मोड़ों की तरफ ले जाता है। अब लेखक बात को वापस जमीन पर ले आते हैं, बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में। क्योंकि सच ये है कि अर्थ, जिम्मेदारी, दिशा, ये सब बड़े शब्द हैं, लेकिन इन्हें जीना छोटे छोटे पलों में ही पड़ता है। यार, जिंदगी कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, जिंदगी रोज लिए गए छोटे फैसलों का जोड़ है। और लेखक कहते हैं कि अगर इन छोटे फैसलों में डोपामिन को संभालना आ गया, तो बड़ी बातें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं।
वो कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि मास्टरी का मतलब है कि अब कोई अर्ज नहीं आएगी, लेकिन ये भ्रम है। अर्ज आएगी, हर दिन आएगी। फर्क बस इतना होगा कि अब अर्ज आपकी मालिक नहीं होगी। अब आप उसे पहचानोगे, नाम दोगे और फिर तय करोगे कि उस पर चलना है या नहीं। और यही अवेयरनेस असली आजादी है। एक लाइन यहां बहुत सादगी से आती है, मास्टरी डजंट मीन एब्सेंस ऑफ डिजायर, इट मीन्स चॉइस। मतलब चाहत खत्म होना मास्टरी नहीं है, चाहत के सामने विकल्प होना मास्टरी है। लेखक यहां डेली लाइफ के कुछ बहुत सटल मोमेंट्स की बात करते हैं, जैसे सुबह उठते ही फोन देखने का इंपल्स, काम के बीच थकान में कुछ मीठा खाने की चाह, रात को खालीपन में स्क्रीन खोलने की आदत। वो कहते हैं, इन पलों को बदलने के लिए आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस इन पलों में थोड़ा सा स्पेस पैदा करना है, इंपल्स और एक्शन के बीच। यहां वो पॉज की ताकत समझाते हैं। एक छोटा सा पॉज, एक गहरी सांस, एक सवाल, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा या बस अभी सुन्न करेगा? ये सवाल आपको सही जवाब नहीं देता, ये आपको सही दिशा देता है, और दिशा काफी है। लेखक यह भी कहते हैं कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन आप पुराने पैटर्न में फिसलोगे, और यहां मास्टरी की असली परीक्षा होती है। अगर आप फिसलने के बाद खुद से नफरत करते हो तो आप फिर उसी साइकिल में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप फिसलने के बाद सीखते हो तो आप मजबूत बनते हो। एक और लाइन यहां बहुत ह्यूमन है, प्रोग्रेस इज रिटर्निंग फास्टर आफ्टर यू फॉल। मतलब तरक्की ये नहीं है कि आप गिरते नहीं, तरक्की ये है कि आप हर बार थोड़ा जल्दी संभल जाते हो। लेखक यहां रिचुअल्स की बात करते हैं, छोटे छोटे एंकर्स जो दिन को स्थिर रखते हैं। जैसे सुबह का एक शांत पल, दिन के बीच थोड़ा चलना, रात को स्क्रीन से पहले खुद से मिलना। ये रिचुअल्स ग्लैमरस नहीं होते, लेकिन यही चीजें दिमाग को सिग्नल देती हैं कि सब बिखरा नहीं है। वो यह भी बताते हैं कि जैसे जैसे आप इस तरह जीने लगते हो, जिंदगी की गति थोड़ी धीमी लगने लगती है। पहले ये डरावना लगता है, लेकिन फिर यही धीमापन गहराई देता है। आप चीजों को महसूस करने लगते हो, सिर्फ कंज्यूम नहीं करते। यहां एक बहुत सच्ची बात आती है। लेखक कहते हैं कि मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अच्छा महसूस करो। मास्टरी का मतलब है कि आप अच्छा न महसूस करते हुए भी सही काम कर सको, और यही क्षमता आपको दूसरों से अलग करती है। धीरे धीरे इंसान के अंदर एक शांत आत्मविश्वास बनता है, दिखाने वाला नहीं, चिल्लाने वाला नहीं, बस ये जानने वाला कि मैं भागूंगा नहीं, चाहे मन करे या न करे, मैं अपने मूल्यों से जुड़ा रहूंगा। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात बहुत साफ हो जाती है, डोपामिन मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। ये एक प्रैक्टिस है, हर दिन की, कभी आसान, कभी मुश्किल, लेकिन हर दिन थोड़ी ज्यादा जागरूक, थोड़ी ज्यादा सच्ची। और अब आखिरी मोड़ पर एक सवाल धीरे से खड़ा होता है, जब इंसान इस तरह जीने लगता है, जब वो कम भागता है और ज्यादा मौजूद रहता है, तब जिंदगी उसे क्या लौटा कर देती है? क्या वाकई कुछ बदलता है, या ये बस एक और सेल्फ हेल्प भ्रम है? यही सवाल अब आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है। अब लेखक आखिरी बात बहुत शांति से कहते हैं, बिना कोई दावा किए, बिना कोई वादा बेचे। वो कहते हैं कि अगर आपने ये पूरी यात्रा ईमानदारी से की है, डोपामिन को समझा, उसे दबाया नहीं बल्कि दिशा दी, भागने की आदत को देखा, सहा और धीरे धीरे बदला, तो जिंदगी अचानक परफेक्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन एक चीज जरूर बदलेगी, आप अब खुद से भागोगे नहीं। यार, ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि जिंदगी की ज्यादातर पीड़ा बाहर से नहीं आती, वो अंदर की लड़ाई से आती है। जब आप हर बेचैनी को दबाने की कोशिश करते हो, हर खालीपन को भरने दौड़ते हो, तब आप थक जाते हो। लेकिन जब आप रुकना सीख लेते हो, तब जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। लेखक कहते हैं कि डोपामिन मास्टरी का इनाम कोई लगातार खुशी नहीं है, इनाम है क्लैरिटी। आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन आप कंफ्यूज्ड भी नहीं रहते। और क्लैरिटी, यार, बहुत अंडररेटेड चीज है, क्योंकि क्लैरिटी के साथ लिया गया एक छोटा कदम भ्रम में लिए गए 100 कदमों से ज्यादा आगे ले जाता है।
एक आखिरी लाइन लेखक बहुत सादगी से छोड़ते हैं, अ काम माइंड मूव्स फादर देन एन एक्साइटेड वन। मतलब शांत दिमाग ज्यादा दूर तक चलता है बनिस्बत उस दिमाग के जो हर समय उत्तेजित रहता है, और यही शांति आपको टिकाऊ बनाती है। अब आप जब पीछे देखते हो तो महसूस होता है कि आप बदले नहीं हो, आप लौटे हो अपने उस वर्शन के पास जो भागता नहीं था, जिसे हर पल डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था। फर्क बस इतना है कि अब आपके पास समझ है। अब आप जानते हो कि कब सुख आपको उठा रहा है और कब आपको सुन्न कर रहा है। लेखक ये भी साफ कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए आप अकेले पड़ सकते हो। लोग आपकी शांति को बौद्ध समझ सकते हैं, आपकी स्थिरता को दलनस। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया कि हर राय आपकी नहीं है, तो आप बचे रहोगे, क्योंकि हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती। धीरे धीरे जिंदगी में एक अजीब सी संतुष्टि आने लगती है। कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई ड्रामेटिक पल नहीं, बस ये एहसास कि आप अब अपने फैसलों के मालिक हो। आप चूज कर सकते हो, और चॉइस ही असली आजादी है। लेखक आखिर में ये नहीं कहते कि अब सब आसान हो जाएगा, वो बस इतना कहते हैं कि अब आप सक्षम हो। सक्षम डिस्कम्फर्ट सहने के लिए, सक्षम लंबे रास्ते चुनने के लिए, सक्षम उस जिंदगी को जीने के लिए जो बाहर से शायद साधारण लगे, लेकिन अंदर से सच्ची हो। और यहीं पर यह पूरी यात्रा एक वाक्य में सिमट जाती है। डोपामिन को मास्टर करने का मतलब ये नहीं कि आप सुख छोड़ दो, इसका मतलब है कि आप खुद को खोना छोड़ दो। अगर आप यहां तक आए हो तो शायद आप भी ये समझ चुके हो कि असली जीत किसी हैबिट को छोड़ना नहीं थी। असली जीत थी खुद के साथ खड़े होना। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो जिंदगी चाहे जैसी भी हो, वो उसे जी सकता है।